नमस्कार, मनोज सोम बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, बात ज्योग्राफी की चल रही थी और ज्योग्राफी का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, भारत का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में मैंने 2 वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में आज हम कर्क रेखा के विषय में बात करेंगे और भारत के मानक विषय के विषय में भी इसी वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, इससे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक काफ़ी आसान है, जिसके माध्यम से हम भारत के 8 राज्यों को आसानी से याद कर सकते हैं, जहाँ से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। तो आइए जानते हैं क्या है ट्रिक। देखिए, ट्रिक का नाम है राम मित्र गुप्त छाज, ठीक है। ये आप ट्रिक याद रख लेंगे तो ये आपके 8 के 8 राज्य आसानी से याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है राम मित्र गुप्त छाप। इसके माध्यम से हम किस प्रकार से राज्य याद रखेंगे, देखिए, रे फॉर राजस्थान, ठीक है, रे फॉर राजस्थान। इसके बाद मैं फॉर मध्य प्रदेश, मैं फॉर मध्य प्रदेश। इसके बाद मी फॉर मिजोरम, मी फॉर मिजोरम। त्रे फॉर त्रिपुरा, ठीक है। गु फॉर गुजरात। इसके बाद पे फॉर पश्चिम बंगाल। और इसके बाद छ फॉर छत्तीसगढ़ और झ फॉर हमारा झारखंड। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 राज्य हैं जहां से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। या ये यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए, चूंकि मैप हाथ से बनाया हुआ है तो थोड़ा सा शार्पनेस उतनी नहीं है इसमें, थोड़ी सी मिस्टेक भी है, लेकिन फिर भी हम जो है ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से होकर कर्क रेखा निकल रही है। तो देखिए, गुजरात, ये राजस्थान से थोड़ा हिस्सा, इसके बाद MP, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर ये झारखंड भी आ गया, यहाँ त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। आसानी से आप ये जो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है, राम मित्र गुप्त छाप, इसके माध्यम से हम इस ट्रिक के माध्यम से 8 के 8 राज्य आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन आजकल का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, देखिए, बहुत कॉमन सी चीज है और जनरली आज एक बच्चा भी जानता है कि भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। लेकिन यहाँ से अब ग्रेड क्वेश्चन जो एग्जाम में अब आने शुरू हुए हैं वे क्या हैं, तो ये भी जान लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे कुछ हमारे भारत के जो हैं कुछ शहर दिए गए हैं। इन शहरों की कुछ डिग्री दी गई हैं। ये डिग्री आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इस डिग्री के माध्यम से, जैसे भोपाल जो है ये 23 डिग्री 25 मिनट पे है, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे, उज्जैन 23:09 पे, रांची 23:11 पे, ठीक है। इस प्रकार गांधीनगर 23:13, आइजोल 23:36, अगरतला 23:50, कलकत्ता 23:33, रायपुर 21:16 और जोधपुर 26:29। ये विभिन्न शहर हैं जिनकी कुछ डिग्री दी गई हैं, ये आप अच्छी तरीके से याद रख लेंगे। इस डिग्री के माध्यम से क्या है, इस डिग्री के माध्यम से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम है। तो अगर आपकी ये डिग्री याद होंगी तो आप जान सकते हैं कि कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम है, और अगर नहीं याद है तो फिर ये मामला गोल है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ये डिग्री आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से आप कर्क रेखा पे स्थित जो शहर हैं उनको भी आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी भाई कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये आप याद ही रख सकते हैं। इसका आज जो है नियम ये है कि आप इसका रट्टा मार लें, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ये। और अगर आपको ये नहीं चमक रहा है तो मैं इसको एक PDF बना के अपने एक हमने चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके माध्यम से भी ये आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ से हमारी PDF उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत के कुछ राज्य हैं ये वाले, और ये हमारे जो हैं आपके शहर हैं जो कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक हैं, ये आप याद रख लेंगे। इसके बाद है मानक समय। इसके बाद की बात है मानक समय। देखिए, मानक समय क्या है। मानक समय वो स्थान है जहां से किसी देश का
समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत का मानक समय जो है प्रयागराज के नैनी से, जो मिर्ज़ापुर के पास है, वहाँ से निकलता है और ये 82.5 डिग्री से निर्धारित किया गया है, जिसमें 5 राज्य हैं हमारे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ इन 5 राज्यों से होकर हमारा मानक समय गुजरता है। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। 5 राज्य मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जहाँ से हमारा मानक समय निकलता है। और ये 82.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी से, जो मिर्ज़ापुर के पास है, यहाँ से निर्धारित किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। मानक समय का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत का जो मानक समय है वो केवल एक ही है, यही है प्रयागराज के नैनी। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करेंगे जैसे रूस, तो रूस में 9 टाइम जोन है। मानक समय को इंग्लिश में आप टाइम जोन भी कह सकते हैं। रूस में 9 टाइम जोन है। इसके अलावा कनाडा और अमेरिका की अगर बात करोगे तो वहाँ भी 6 टाइम जोन है। यानी कि वो क्षेत्र चूंकि क्षेत्रफल में भारत से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उन्होंने अपने अलग अलग कई टाइम जोन बनाए हुए हैं। भारत में भी चर्चा चल रही थी। कारण ये है, देखिए, ये अरुणाचल और असम साइड में दिन पहले निकल आता है। कारण ये है इसका कि ये हमारी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी देखिए, ये पश्चिम हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा। पृथ्वी जो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अगर क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, 2009 के सिविल में भी आया था, और उसी साल दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी कैसे घूमती है। हालांकि आज बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, और इसी कारण जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। जैसे जापान आपने जाना होगा, सभी जानते भी हैं कि जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। कारण यह है कि जापान पे सबसे पहले, जापान वो देश है जिसपे सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है। ठीक है, तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट ये है कि भारत का जो ये हिस्सा है अरुणाचल और असम वाला, यहाँ पे सूर्य गुजरात या राजस्थान वाले हिस्सों से पहले निकलता है। अगर यहाँ पे अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे अगर यहाँ 4 बजे के आसपास सूर्य निकल गया सुबह, यहाँ पे सूर्य जो है सुबह 4 बजे के आसपास निकल आता है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे निकलेगा लगभग 6, क्योंकि ये पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में 2 घंटे का अंतर है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है उसमें 2 घंटे का अंतर है। तो इस साइड में टाइम जो है वो पहले आगे है और इस टाइम में पीछे है। तो भारत में भी 2 मानक समय की बात चल रही थी, लेकिन भारत सरकार ने अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। कारण ये होता है कि ये लोग जब 10 बजे के आसपास ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोपहरी में जा रहे हैं। कोई जहाँ 4 बजे दिन निकल गया हो और 10 बजे वे जाएंगे तो उन्हें दोपहरी लगेगी, और जब वे वापस आते हैं तो वहाँ लगभग जो है अंधेरा हो चुका होता है, जिससे बहुत बिजली भी वेस्ट होती है। तो भारत सरकार का इरादा था कि भारत में भी 2 मानक समय बनाए जाएं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आप याद रखेंगे केवल भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। और मानक समय का कॉन्सेप्ट भी आप जान लें। देखिए, GMT, किसी भी देश का जो मानक समय है वो GMT से निर्धारित किया जाता है। GMT है ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम। ठीक है, GMT हमारा लंदन से होकर गुजरती है, इसे 0 माना जाता है। 0 से इधर ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। अगर हम पूर्वी भाग में जाएंगे तो GMT प्लस लिखते हैं, और अगर हम पश्चिमी भाग में जाएंगे तो GMT हम लिखते हैं माइनस। जैसे अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये आप याद रखेंगे, भारत का जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है, जिससे प्लस 5.5 घंटे लिखा जाता है। ये अगर हम, जैसे हम मोबाइल है सभी के पास, तो जब हम मोबाइल में समय निर्धारित करते हैं तो वहां भी प्लस 5.5 घंटे आगे लिखा रहता है। देखिए, यही है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो आपके सामने है और हम उसे सामने, मतलब जो आपके सामने है और उस देखने के बाद भी हम उसे अनदेखा करते हैं, ये है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का भी प्रारूप मैंने आपको समझाया कि क्या है, जो आपके सामने है लेकिन उसे भी आप जानना या समझने का प्रयास नहीं करते। तो जनरल अवेयरनेस किसी जैसे SSC या फिर आगामी दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम है उनके लिए भी उपयोगी है। ठीक है, तो ये मानक समय का एक आधार मैंने आपको बताया है जो GMT से निर्धारित किया जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये मानक समय पे स्थित भारत के जो प्रमुख नगर हैं वे, उसकी मैंने यहाँ पे डिग्री लिखी हुई है। जनरली क्या होता है, देखिए, मानक समय से ये वाला जो भाग है ये पूर्वी साइड है और ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी साइड है। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन एग्जाम में दिया था, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सर्वाधिक पूर्वी भाग में है। तो अगर आपको इन नगरों की डिग्री पता है
तो आप बता सकते हैं कि कौन सा पूर्वी भाग में है। जैसे अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 97 पश्चिम लिखा हुआ है, तो ये पूर्वी साइड होगी। अगर ये इस साइड की हम बात करेंगे तो यहाँ 67 7 है, हालांकि है ये भी पूर्वी साइड, लेकिन अगर हम मानक समय से देखेंगे तो ये इधर पश्चिमी बैठेगा और इधर अगर हम बात करेंगे तो ये पूर्वी बैठेगा। तो ये आप ध्यान से रख, अच्छी तरीके से याद रखना। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सबसे पूर्वी या सबसे पश्चिमी है, तो ये प्रमुख नगर मैंने आपको दिए हुए हैं, ये आप इनकी डिग्री याद रख लें और इसके माध्यम से आप, जैसे ये 81 है तो ये 81 इस साइड पड़ेगा तो ये पश्चिमी भाग होगा। अगर 82 या 83 होता तो वो इस साइड पड़ता, वो पूर्वी भाग होता, तो ये इधर सबसे पूर्वी भाग होगा और ये इधर सबसे पश्चिमी। तो ये विभिन्न डिग्री लिखी हुई हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसका भी आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। और इसके जो बचे हुए जो मैं यहाँ पे लिख सकता था वो मैंने लिख दिया, जो बचे हुए हैं वो मैं आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप ये अच्छे तरीके से देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ भी। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। देखिए भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत से जस्ट छोटा यानी कि 8वां जो देश है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भारत से जस्ट छोटा है, और भारत से जस्ट बड़े की अगर हम बात करेंगे तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे, भारत हमारा 7वें नंबर पे और अर्जेंटीना हमारा 8वें नंबर पे। तो अर्जेंटीना भारत से जस्ट छोटा है और ऑस्ट्रेलिया भारत से जस्ट बड़ा है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करो तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। जनरली तो सभी के याद भी है, लेकिन फिर भी ये क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है, कि ये भी आप याद रखेंगे। आजकल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हम हैं, यानी कि हमारा जो भारत है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल भारत का हो गया। और मैंने बताया 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश जैसे सभी जानते भी होंगे वो रूस है, ठीक है। और 8वें नंबर का भी मैंने आपको यहाँ शेयर कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आजकल अपग्रेड होकर एग्जाम आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे हम भारत की, देखिए भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200। स्थलीय सीमा कैसे, देखिए ये जो है ये सारा इधर पाकिस्तान हो गया, तो ये स्थल क्षेत्र है हमारा। ये जो है ये यहाँ से इस तरीके से कवर होके ऐसे ये घूम के हमारा ऐसे 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 ये यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर समुद्र है। तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम समुद्र से अटैच की जो क्षेत्र है उसकी बात करेंगे, जो ये है यहाँ तक गुजरात से शुरू होके और इधर वेस्ट बंगाल तक का जो क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है क्या, जलीय क्षेत्र। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो तटीय सीमा की लंबाई है 6,100, यानी कि ये लगभग 6100 किलोमीटर है। सॉरी ये किलोमीटर है, ये मीटर गलत से लिख गया मेरे से, ये किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा जो यहाँ से जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और अगर हम द्वीपों को भी शामिल कर लें तो 7,516.6 इधर हमारा जो है यहाँ पे, यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप है। और इस साइड की अगर हम बात करेंगे तो इस साइड में यहाँ पे ये अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार है। अगर हम दोनों द्वीपों को, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी सम्मिलित कर लेंगे तो जो द्वीपों सहित लंबाई बैठती है वो 7,516.6, ठीक है। तो अगर पूरी लंबाई की बात करेगा तो आप क्या करोगे, स्थलीय सीमा की और द्वीपों सहित को आप जोड़ दो तो टोटल भारत की जो है लंबाई आ जाएगी, आप जोड़ लेंगे। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है और द्वीपों सहित भारत की जो लंबाई है वो 7,516.6 है। इसे आपको दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरी भारत की जो है, जिसमें जलीय, स्थलीय और द्वीपों सहित सीमा की जो लंबाई है वो इस तरीके से बैठेगी, ठीक है। तो ये तो भारत की लंबाई की बात थी। देखिए एक बहुत सी कॉमन सी चीज़ है जो मैं भी बता भी दूं, फिर भी अगर हम उत्तर से दक्षिण तक
जो भारत की लंबाई की है वो है आपका 3214। ठीक है, इसे आप ऐसे समझे, देखिए जो भारत है हमारा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से, ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। तो ये उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। यानी कि हम यहाँ इधर इंदिरा कोल से और हमारा जो कैप कमोरिन तक का जो क्षेत्र है वो 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम जो है हमारा वो इस तरीके से, पश्चिम से पूर्वी भाग ये है 2933 किलोमीटर। तो 3214 उत्तर से दक्षिण लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की भारत की लंबाई है, और यहाँ से लेके और इस साइड तक की जो भारत की लंबाई है इस तरीके से, जिसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये 2933 है। ठीक है, तो अगर ये भी पूछता है कि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की लंबाई में अंतर क्या है, तो आप 3214 में से 2933 को घटा लेंगे, ये आपकी लंबाई भी, मतलब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई का अंतर भी आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए बहुत कॉमन चीज है, लेकिन क्या है कि एक तरीका पता होना चाहिए। एग्जामिनर पूछ क्या रहा है वो हमें ज्ञान है अगर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जो मैंने यहाँ आपको बताई है, लेकिन एक तरीका एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये एक तरीका मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए एक चीज़ और है, इसके बाद आता है एक हेडिंग आप नोट कर सकते हैं, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा। और एक चीज आप याद रखेंगे, एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। यानी कि एक समुद्री मील को इंग्लिश में नॉटिकल मील भी कहा जाता है। तो एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर, और कहीं कहीं ये 1.82 भी है। तो अगर ये है तो ये एग्जैक्ट तो ये है, लेकिन जनरली रेफरेंस में चलता है, लगभग में चलता है। तो 1.82 किलोमीटर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों ही लिख दिया, जो जैसे ही ऑप्शन होगा वैसे आप निशान लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है लगभग में आता है, एग्जैक्ट इतना आता नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। तो एक समुद्री मील में 1.82 किलोमीटर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए, इसके मैं आपको समझा दूं। देखिए इधर हमारा अरब सागर है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो सागर है, इस सागर पे हमारा कितना अधिकार है, इसे जानने के लिए क्या आता है, हमें जो है क्या पढ़ना पड़ता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा का एक मैप है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप याद रखना। ये देखिए जैसे उच्च भूमि है, उच्च भूमि, ये उच्च भूमि होगी, और इसके बाद एक काल्पनिक रेखा आगे मान ली जाती है जिसे बोलते हैं आधार रेखा। आधार रेखा, ठीक है, ये 0 डिग्री होती है, इसे लगभग हम 0 पे मानते हैं। इसके बाद जो है आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है ये कहलाता है क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर, आधार रेखा से 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है ये कहलाता है क्षेत्रीय सागर। इसके बाद आगे आधार रेखा से 24 समुद्री मील का जो क्षेत्र है ये संलग्न क्षेत्र कहलाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। ध्यान रखेंगे, टेरिस्टेरियल जोन, क्षेत्रीय सागर को इंग्लिश में बोलते हैं टेरिस्टेरियल जोन, और संलग्न क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, तो कॉन्टिजियस जोन जो है वो आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी पे है, और क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी पे है। और इसके बाद यहां आगे ये 200 समुद्री मील, ये समुद्री मील, ठीक है, ये समुद्री भी है, ये आप ध्यान रखना समुद्री है। तो 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र है ये है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे बोलते हैं हिंदी में अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर है। और इसके बाद जो है ये है उच्च सागर, इसके बाद का जो क्षेत्र है ये उच्च सागर कहलाता है। ठीक है, तो ये अब ये मैप मैंने बनाया और आप यहाँ समझिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। देखिए समुद्री जो क्षेत्र है, मैं दोबारा फिर यह बताता हूँ, ये जो है ये जो ये कहलाता है हमारा आंतरिक सागर। अब आप इसे यहां समझिए पहले, इसके बाद मैं यहां दोबारा से बताता हूं। यहां समझिए, देखिए भारत जो है एक्चुअल में ये भारत हमारा सीधा नहीं है, कहीं ये उबड़ खाबड़ इस तरीके से है, तो हम एक काल्पनिक रेखा ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो सीधी होती है, जिसे हम मानते हैं आधार रेखा। ठीक है, तो ये आधार रेखा मैंने यहाँ बनाई है, ये जो है ये हमारी आधार रेखा है। ठीक, और ये जो यहाँ ये भारत है, इसे मैंने यहाँ पे लिखा है उच्च भूमि। ठीक है, ये भारत जो हो गया हमारा ये उच्च भूमि हो गया, और ये जो है ये जो यहाँ लाइन खींची है ये आधार रेखा होगी, और ये जो बीच वाला है, बीच वाला जो भाग है जिसमें समुद्र है, ये हमारा आंतरिक सागर हो गया। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेके या 0 रेखा से लेके या आधार रेखा से लेके 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रीय सागर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर इस क्षेत्र से ये 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, यहां से अगर कोई हवाई जहाज भी ऊपर से गुजरता है तो भारत को, भारत सरकार से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। ये आप ध्यान रखेंगे, यहां से अगर कोई गुजरता है तो भारत सरकार से अनुमति लेकर गुजरेगा। ठीक है, क्षेत्रीय सागर जो है ये 0 से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार है। यहां से अगर कोई गुजरेगा तो भारत सरकार से अनुमति लेकर गुजरेगा। इसके बाद जो है आधार रेखा से और 24 समुद्री मील का जो क्षेत्र है ये संलग्न क्षेत्र, जिसे हम यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। यहाँ से ये 24 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, अगर यहाँ से कोई गुजरता है तो यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र से अगर कोई पानी का जहाज गुजरता है, हवाई जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर कोई पानी का जहाज गुजरता है तो भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, सीमा शुल्क भारत सरकार उससे वसूलेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संलग्न क्षेत्र से अगर कोई पानी का जहाज गुजरता है तो उसे भारत सरकार को टैक्स देके जब गुजरना पड़ेगा। तो ये संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी पर है। इसके बाद 200 समुद्री मील जो है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा गया है, ये भी आधार रेखा से ही नापा जाता है। ये 200 समुद्री मील में क्या है, हम यहाँ इस क्षेत्र में नए द्वीप बना सकते हैं। समुद्र के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस साइड में यहाँ जैसे मुंबई है हमारा, तो मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है जिसका नाम है मुंबई हाई। मुंबई हाई, ठीक है, ये मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पे है। और भारत सरकार आज सबसे ज्यादा जो समुद्र से, या भारत सरकार जो सबसे ज्यादा हम तेल प्राप्त कर रहे हैं वो आज हम यहाँ से ही प्राप्त कर रहे हैं, मुंबई हाई। मुंबई हाई में यहाँ पे एक जहाज है जिसका नाम है सागर सम्राट। सागर सम्राट, ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया है कि सागर सम्राट जहाज कहाँ से मंगाया गया था। तो सागर सम्राट जहाज जो है ये हमने जापान से मंगाया था। इसमें एक ड्रिल मशीन लगी हुई है जिसके माध्यम से हम समुद्र से तेल प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वही क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र में भारत क्या करेगा, जो भी समुद्र से जो भी खजाना निकलेगा, चाहे कुछ भी निकले, खजाने से मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे है, तो उस पर भारत सरकार का अधिकार होगा। और इसके बाद जो उच्च सागर है, यानी कि इधर का जो क्षेत्र है उस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा भी मैंने आपको बता दी है। तो ये लगभग जो हमारा चैप्टर है वो आज खत्म हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।